स्वागत करती हूँ आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं खास बुलेटिन अपने उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं अमित शहद। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उपचुनाव का दौर अभी तक नहीं थमा है। हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है, जिसमें बीजेपी से केदारनाथ की पूर्व विधायक और वर्तमान बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष आशा नौटियाल का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी से पूर्व विधायक शैलारानी रावत की लंबी बीमारी के चलते निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा खाली हो गई, जिसके बाद बीजेपी से अब आशा नौटियाल को टिकट दिया जा सकता है, जिसे लेकर आशा नौटियाल का कहना है कि 90 के दशक से हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो केदारनाथ उपचुनाव के लिए पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा और उस पर सब मिलकर काम करेंगे। देखिए, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं और 90 के दशक से हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का हम सब ने मिलकर काम किया है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि केदारनाथ जो उपचुनाव अभी होने वाले हैं उसमें पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा और जो पार्टी का निर्णय होगा उस पर सब मिलके काम करें। बीजेपी प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा शुरू कर रही है, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा के साथ युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। 14 अगस्त तक बीजेपी पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालेगी, जिसमें पदयात्रा, बाइक रैली भी की जाएगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि तिरंगा यात्रा को लेकर पार्टी की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। आज से प्रदेश में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। उनका कहना है कि 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा चलेगी। जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आम लोगों से भी कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है। और 14 तारीख तक चलेगा। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा सब शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सब का आह्वान किया है और हम सब की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे नौनियाल हैं, जिस तरह से हमारे देश के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है इस आज़ादी के लिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने वृहद स्तर पर कार्यक्रम तय किए हैं। 11 तारीख से युवा मोर्चा, 11, 12, 13 तारीख को युवा मोर्चा प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकालेगा। उसके अलावा अन्य मोर्चे और पार्टी के सभी पदाधिकारी इस यात्रा में सम्मिलित रहेंगे। 14 तारीख को जो देश के अंदर एक बहुत बड़ी विभाजन विभीषिका के रूप में हॉल गोष्ठियाँ भारतीय जनता पार्टी ने इसका करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 15 अगस्त को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सभी जितने भी प्रतिष्ठान हैं, गैर सरकारी, सभी पर तिरंगा लहराने के लिए पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस अभियान को चलाएंगे। इसके अलावा 14 तारीख को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रत्येक मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश कहर बरपाने पर आमदा है। बीते 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश देखी गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में पूरे हफ्ते अच्छी बारिश देखी जाएगी। आईएमडी ने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में 12 से 15 अगस्त के दौरान हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आशारोड़ी और सहस्त्रधारा में सबसे अधिक बारिश दर्ज। देहरादून में बारिश का दौर रुक रुक कर चल रहा है। आशारोड़ी और सहस्त्रधारा में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि सबसे कम बारिश रुड़की में हुई है। प्रदेश भर में बारिश और मलबा आने से 93 मार्ग बंद हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन की मदद से लगातार बंद पड़े रास्तों को खोलने की तैयारी की जा रही है। वहीं देहरादून में सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। दिन में बारिश का असर दिख सकता है। भारी बारिश के कारण कई रास्ते बंद। रुद्रप्रयाग केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में कुंड पुल के पास कटाव होने के चलते वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग कुंड चुन्नी बैंड से कालीमठ गेट गुप्त काशी का प्रयोग किया जा रहा है। सोनप्रयाग गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग में लिंचौली के पास मलबा आने से मार्ग बंद है। उत्तरकाशी में 2 राज्य और 9 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। वहीं नैनीताल में 1 राज्य और 10 ग्रामीण मार्ग बंद हैं।
बागेश्वर में 12 ग्रामीण मार्ग, देहरादून में 1 राज्य और 7 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। वहीं 31 जुलाई को केदार घाटी में हुई ओलावृष्टि के चलते जगह जगह फंसे यात्रियों और स्थानीय लोगों सहित 15,000 से अधिक को हवाई और पैदल मार्गों से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अतिवृष्टि से 29 स्थानों पर भूस्खलन की चपेट में आने से पैदल एवं सड़क मार्ग अवरुद्ध हुआ है। विद्युत लाइन सहित बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ स्थानों पर दूरसंचार सेवाएं बाधित हुई हैं। क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। 16 स्थानों पर मार्ग पूरी तरह से बह गया है। लोक निर्माण विभाग ने रास्ते की मरम्मत के लिए 230 मजदूर लगाए हैं। विभाग का कहना है कि संवेदनशील स्थानों पर मजदूर खाई में उतरकर खुदाई कर रहे हैं। वहीं रस्सियों के सहारे पुख्ता निर्माण के लिए बुनियाद रखी जा रही है। पूरे मार्ग को ठीक करने में 1 माह का समय लग सकता है। बारिश होने की वजह से मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम बाधित हो रहा है। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित एक निजी होटल में पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड पैरालंपिक वॉलीबॉल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने सभी के साथ अभ्यास मैच भी खेला। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि निश्चित ही हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों ने अपने खेल के जरिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का काम किया है। देखिए, आज पैरा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के तत्वाधान में पैरा एसोसिएशन वॉलीबॉल का जो हमारे खिलाड़ी रहे हैं, आज उनको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, मेडल लेकर आए हैं, उनको आज सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से पैरा खिलाड़ियों की बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, उससे एसोसिएशन ने बहुत हद तक हमें अवगत भी कराया है। हमने भी ये कोशिश करी है कि एसोसिएशन की बातों को निश्चित रूप से जो सरकार के द्वारा बनाई गई खेल नीति है, उस खेल नीति में किस प्रकार से समाहित की जा सकती है। आने वाले समय में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार से पैरा एथलेटिक्स का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी बातों को लेते हुए मैं समझती हूँ कि एक समीक्षा करने की आवश्यकता है, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से एक समीक्षा की जाएगी। और मैं मानती हूँ कि पैरा के हमारे सभी खिलाड़ियों ने आज जहाँ वॉलीबॉल उनके साथ में खेलने को एक अवसर मिला है, निश्चित रूप से जिस ऊर्जा के साथ में, जिन चुनौतियों के साथ में वो खेल रहे थे, वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी बहुत प्रेरणा की बात है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से खिलाड़ी, चाहे वो पैरा हो, सामान्य हो, वो प्रदेश का नाम रोशन करने में सक्षम है और देश का नाम रोशन करने में सक्षम है। इसलिए हमारे को अपने दृष्टिकोण को परिवर्तन करना चाहिए और पैरा खिलाड़ियों के साथ में भी उसी तरीके से हमें आचरण व्यवहार करना चाहिए जो हम सामान्य खिलाड़ी के साथ करते हैं। और खेल का परिदृश्य आज की तारीख में बहुत बदल चुका है। आज खिलाड़ी जो है एक सीमा से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि खिलाड़ी पूरे विश्व में छाया हुआ है। आज ओलंपिक चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मेडल लाने वाला एक खिलाड़ी किस प्रकार से अपने देश का नाम रोशन करता है और एक एक नागरिक जो है कैसे गदगद होता है। तो इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी खिलाड़ियों पर होती है। मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर आज मौजूद रहे हैं, मैं मानती हूँ कि उनके माध्यम से निश्चित रूप से पैरा के हमारे और खिलाड़ियों को भी बहुत। चमोली जिले के रहने वाले दीपेंद्र कंडारी जम्मू कश्मीर के तंगधार में शहीद हो गए। दीपेंद्र कंडारी चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के करछुना गांव के रहने वाले थे। वे 17वीं बटालियन गढ़वाल राइफल में तैनात थे। दीपेंद्र कंडारी की शहादत की खबर के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर तोड़ गई है। दीपेंद्र कंडारी की शहादत को एक बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। दीपेंद्र कंडारी की शहादत की खबर परिजनों को दे दी गई है। खबर सुनने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार आज सुबह 9 बजे शहीद दीपेंद्र कंडारी का पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा है, जहां से शहीद दीपेंद्र कंडारी के पार्थिव शरीर को शिमला बाईपास नयागांव स्थित उनके आवास पर ले जाया गया। शहीद दीपेंद्र कंडारी आवास पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जिसके बाद शहीद दीपेंद्र कंडारी का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ नयागांव घाट पर किया गया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड के मोहान रेंज के कार्यालय के पास जंगली हाथी ने सफारी स्वागत गेट पर बने लेडीज और जेंट्स शौचालय को बीती रात तोड़ डाला। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी मोहान गंगा
सरन ने बताया कि स्वागत गेट के पास हाथी ने नुकसान किया था। उन्होंने कहा कि डीएफओ अल्मोड़ा को मामले की जानकारी दी गई है। उनके द्वारा स्वागत गेट के आसपास सोलर फेंसिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। लगभग एक सप्ताह के अंतर्गत सोलर फेंसिंग का कार्य पूरा हो जाएगा। के लिए जो स्वागत द्वार गेट का एंट्री गेट तो हाथियों द्वारा नुकसान कर दिया गया था। तो अभी उसमें हल्का नुकसान हुआ था, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए डीएफओ महोदय को जानकारी दी गई। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अभी सोलर फेंसिंग के लिए काम शुरू करवा दिया है और संभवतः एक हफ्ते में कार्य पूर्ण हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। देहरादून में राज्य सरकार प्राचीन काल में उत्तराखंड के चार धाम यात्रा पैदल मार्ग को फिर से विकसित करेगी, जिससे राज्य में ट्रैकिंग टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए सरकार की ओर से योजना तैयार की गई है। तीर्थ नगरी पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड की प्राचीन चार धाम पैदल यात्रा 5120 वर्ष पुरानी है। राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा ट्रैक को फिर से विकसित करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत मार्ग में पड़ने वाली चट्टियों पड़ावों की तलाश का कार्य भी शुरू किया जा चुका है। ये पुराने हमारे ट्रैक्स हैं, हम चाहते हैं कि इन पे हमारे पर्यटक भी जाएं और सरुताल का जो है वहाँ की विहंगम दृश्य को देखें, वहाँ के सुंदर दृश्य को देखें। तो निश्चित रूप में और भी जो ट्रैक्स हैं उनको हम लाने जा रहे हैं और हमारे तुंगनाथी बड़तवाल जी थे, उनके नाम पर भी हम एक कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। बहुत बड़े विद्वान थे, आप सभी जानते हैं उनको। तो निश्चित रूप में आने वाले समय के अंदर ट्रैक्स को हम फिर से कर रहे हैं, प्राणवान कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे जो होम स्टे हैं उनके अंदर भी 6 कमरों से लेकर 12 कमरे करने का हमारा विचार है। हमारे बड़ी सफल योजना है। कल मुझे राजा विक्रमादित्य जी मिले, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। उन्होंने हमारे होम स्टे की बड़ी तारीफ की और मुझसे पूरी सूचना मांगी कि होम स्टे के बारे में आप हमें बताइए ताकि हम भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज बहुत बढ़िया मॉडल बना है। गाँव के अंदर हमारे होम स्टे बन गए हैं। गाँव का भोजन जो आपका जो मंडवे की रोटी होती है, कंडली की भुजी होती है, नमक होते हैं, इस प्रकार से गांव का भोजन आपको खाने को मिलेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं उसके अंदर उत्तराखंड की थाली परोसी जा रही है। तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि उत्तराखंड का जो भोजन है वो आज पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो रहा है। एयर फ्रांस के अंदर जो हमारे यहाँ झंगोरी की जो खीर है वो वहाँ की बड़ी प्रसिद्ध आइटम है। तो हमारा खान पान प्रचार हो रहा है उसका। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमारे जो मोटा अनाज है, मिलेट्स हैं, हमारा जो आपका जो ब्राउन राइस है, उसका उन्होंने पहले ही प्रचार प्रसार कर दिया। आज विदेश की एम्बेसी तलाश रही है कि कहाँ से हमको मंडवा मिलेगा, कहाँ से हमें कंडली की जो है उसकी चाय मिलेगी। तो ये सब चीजें बड़ी प्रसिद्ध हो रही हैं और निश्चित रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर उत्तराखंड नाम कमा रहा है। कहना है कि बिना परमिशन फॉरेस्ट का कैसे नहीं, वो मैंने आज सवेरे ही पुनीर से बात की है और मैंने उसको कहा है कि फॉरेस्ट से बात करो। उसने कहा जी ये हमारी जो ट्रैक्स हैं वो फॉरेस्ट के बीच में ही होती हैं और उसमें लोग जाते हैं, ट्रैक पे यात्रा करते हैं। तो निश्चित रूप में हम यात्रा कर रहे हैं, हम उसमें कोई रह नहीं रहे हैं। तो यही मैंने सुबोध दुनियाल जी से भी कहा कि पर्वतारोहियों को और यात्रियों को, पर्यटकों को तो आप जाने ही देंगे तो उनको परमिशन दीजिए। हिमाचल प्रदेश में परमिशन मिलती है, हमारे यहाँ परमिशन नहीं मिलती है, तो उनको भी थोड़ा सा दिल खोलना पड़ेगा। और हमारे बुग्यालों में आपने देखा होगा कि हमारी जो राज जात यात्रा होती है नंदा देवी की, वो बुग्यालों होती है, बुग्यालों पे लोग ठहरते हैं। आज ऐसा सिस्टम हो गया कि बुग्यालों को बिना करप्ट किए, बिना खराब किए आप यात्रा कर सकते हैं। सड़कों का काम शुरू किया जाए, जैसे बरसात बंद होगी सड़कों का काम शुरू हो रहा है, काम हो भी रहा है निश्चित रूप में। और कहीं पर बहुत ही सड़क टूट गई है तो उसके लिए वैकल्पिक मार्ग हम बनाएंगे निश्चित रूप में, बेली ब्रिजेस लगाएंगे और उसके लिए काम चालू है। और निश्चित रूप में आने वाले समय में हम चाहेंगे कि हमारी यात्रा फिर से। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायवाला थाना क्षेत्र के वासंती माता मंदिर के पास गंगा किनारे स्थित गौरी शंकर मंदिर ट्रस्ट की विवादित भूमि पर लगा गेट और उसके तरबाड़ को देर रात दबंगों ने तोड़ दिया। यह पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले में शिकायत होने पर पुलिस ने ट्रैक्टर और जेसीबी सीज कर दी है। बताया जा रहा है कि गौरी शंकर मंदिर ट्रस्ट की भूमि पर 2 पक्षों का विवाद पुराना है।
बारिश की वजह से शहर में बढ़ रहे डेंगू के मरीजों को देखते हुए नगर निगम एक्शन में आ गया है। नगर निगम ने शहर के तमाम इलाकों के स्कूलों में फॉगिंग कर डेंगू की रोकथाम के प्रयास शुरू कर दिए हैं। नगर निगम का दावा है कि फॉगिंग सारे शहर में जल्द से जल्द की जाएगी, जिससे डेंगू का मच्छर पनप ना सके। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि लोगों से अपने घरों के गमले और कूलर में समय समय पर पानी बदलने की अपील की है। घर के आसपास पानी जमा नहीं करने के लिए भी कहा गया है। यदि कहीं पर पानी की निकासी नहीं हो रही है तो इसकी जानकारी नगर निगम को देने की अपील भी की है। पर्वतीय क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण सभी नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। ऋषिकेश में रविवार सुबह 11 बजे गंगा चेतावनी रेखा को पार कर 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। पुलिस प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया। पुलिस और जल विभाग की टीम सभी लोगों को गंगा तट पर जाने से रोक रही है। जानकारी के अनुसार सुबह 11 बजे त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में जल स्तर 339.70 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि चेतावनी रेखा 339.50 मीटर है। हालांकि अभी जल स्तर खतरे की रेखा से नीचे है। देहरादून के लिंचौली में बादल फटने के बाद केदारनाथ घाटी में आई आपदा में राहत और बचाव का कार्य समाप्त हो चुका है। अब केदार घाटी में सामान्य स्थिति है। हालांकि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने केदार घाटी में आई आपदा के बाद अपनी नजर बनाई हुई है और अभी भी कई जगहों पर पैदल रास्ते डैमेज है। जल्द ही पैदल मार्गों को ठीक किया जाएगा। इसके बाद केदारनाथ में पैदल यात्रा दोबारा से पटरी पर लौट पाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी हवाई मार्ग से लोगों को बाबा केदार के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है, जबकि हेलीकॉप्टर के किराए में छूट भी दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार स्थिति पर नज़र बनाए रखी गई है और उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे कि हवाई यात्रा तत्काल शुरू की जाए। उसके क्रम में हवाई यात्रा शुरू करने के निर्देश के क्रम में यात्रा शुरू की जा चुकी है। जहां तक सड़क मार्ग से पैदल यात्रा का प्रश्न है, उसके लिए रास्ता खोलने की कार्रवाई की जा रही है। जो रास्ते बंद थे 29 स्थानों पर, उसमें से मैक्सिमम पे काम हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। इक्का दुक्का स्थानों पे काम बचा हुआ है, उसको खोलने की कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद करते हैं कि जो समय सीमा हमें दी गई थी 1 सप्ताह की, उसके अंतर्गत हम यात्रा प्रारंभ करने की में सफल हो सकते। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तिथि अभी निश्चित नहीं हुई है, पर 20 सितंबर से पहले खड़गे उत्तराखंड में एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। देखिए, अभी डेट फिक्स नहीं है। मेरे को अभी यहाँ आने से पहले ही पता चला है, जानकारी दी गई है 20 सितंबर से पहले कोई डेट फिक्स हो जाएगी और राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी उसमें पब्लिक रैली में सम्मिलित होंगे। 21, 22, 23 को भारी सैन्य क्षेत्र में आयोजित होना है। 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा का 3 दिवसीय मानसून सत्र पर कहना है कि सदन में जनहित के करीब 500 सवाल विपक्ष के द्वारा रखे जाएंगे, जिसके लिए इतना समय बेहद कम है। उन्होंने आगे कहा कि कंडोलेंस और प्रश्नकाल को हटा दिया जाए तो केवल 120 मिनट ही बचता है। इसमें 500 सवालों के जवाब मिलना मुश्किल है। काउंट कीजिए, आप काउंट कीजिए 0 आवर्स को और क्वेश्चन आवर को, तो कुल मिला के जो पहले दिन कंडोलेंस है, 2 दिन का कुल मिला के 120 मिनट बैठते हैं और जो प्रश्न लगे हैं वो लगभग 500 लगे हैं। क्या 500 प्रश्नों के उत्तर 120 मिनट में दिए जा सकते हैं? पहली बात हुई है। और एक बड़ा अजीब सा अटपटा मैंने बीजेपी के लोगों के बयान देखा कि वो ये कहते हैं कि पब्लिक के पैसे से ये विधानसभा चलती है और बिना बिजनेस के इसको चलाना ठीक नहीं है। तो बिजनेस लाना किसका काम है? बिजनेस तो आबादा के लिए भी लाया जा सकता था। बिजनेस जो SSC भर्ती घोटाले, पटवारी पेपर लीक हो रहे, उसको हम कैसे आगे को ठीक करेंगे उन व्यवस्थाओं को, उसके लिए बिजनेस लाया जा सकता था। किसानों की हालत को देख के बिजनेस लाया जा सकता था। पूरा तराई इस बार
बाढ़ में ग्रसित रहा हमारा खटीमा, उधम सिंह नगर, ये सारा बर्बाद हुआ। उससे पहले हमारा हरिद्वार का लक्सर इत्यादि क्षेत्र बर्बाद हुआ, उसके विषय में बिजनेस लाया जा सकता है। कैसे हम खनन नीतियों में गड़बड़ हो रहे हैं या फायदा है या नुकसान है, उस पर मतलब बिजनेस लाने के 100 बहाने हैं सरकार अगर चाहे। और उस सबसे ज्यादा जरूरी है जिस टैक्स पेयर की ये बात करते हैं उससे उसको लेकर, और जो टैक्स नहीं देता, जो गरीब आदमी जिसका पालन करने की जिम्मेदारी सरकार की है, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, शिक्षा, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि टैक्स लगाने वाले टैक्स पेयर से टैक्सेस लें और गरीब के लिए टीचर की, डॉक्टर की, दवाई की, गाड़ी की, उसके पानी की, रोटी की व्यवस्था करें। यही सरकार का काम है। और सरकार ये कहे कि बिजनेस नहीं है, इसलिए हम प्रश्न किसके प्रश्न होते हैं? जो चुन के जनता के प्रतिनिधि हाउस में आते हैं वो इसलिए आते हैं कि अपनी जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान के लिए विधानसभा में प्रश्न कर सकें। अगर प्रश्न नहीं होंगे तो कानून काहे से बनेंगे? अगर प्रश्न नहीं होंगे तो समस्याओं की तरफ को जो है इशारा जो सरकार की को चेतना देने का काम करते हैं वो कैसे होगा? तो ये इस तरीके के भ्रमित करने वाले जो बयान हैं कि ये टैक्स पेयर के पैसे से है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।